मैं मोहम्मद आजम खान, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, इकरार सालेह करता हूं कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब आया है एतकाद रखूंगा और उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फराइज वफादारी से अंजाम दूंगा। देखे थे हमने जो वो हसी ख्वाब क्या हुए, वो वादा हायत रसो कम ख्वाब क्या हुए। 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे। 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा, और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था, और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया था। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं, हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता। लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, तब इंसानियत के सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं। मानिए, इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है, इससे हम बहुत कुछ खो रहे हैं। ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते, और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक, कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो, मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। मानो संविधान को। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें संविधान को मानना चाहिए, और जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे वो देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है। पूरा जिस्म हाथों से बना हुआ नहीं है, पूरा जिस्म पैरों से बना हुआ नहीं है। शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए, इंसान इंसान नहीं रह जाएगा। हिंदुस्तान एक बेहतरीन इंसान है, इसे बेहतरीन इंसान बना रहने दिया जाना चाहिए, ये कहना चाहता हूं मैं। बहुत अच्छी तस्वीर थी दिल में और दिमाग में, लेकिन पहले दिन से जो देखा मैंने यहाँ, उससे बहुत मायूसी हुई है। और मैं ये समझता हूं अगर हम इस माहौल को बदल न सके तो शायद लोकतंत्र का सपना हमारा रास्ते में ही दम तोड़ देगा। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी के साथ जिस तरह का सुलूक और जिस तरह का रवैया है, वो यकीनन बहुत तकलीफदेह है। मेरे जैसा व्यक्ति जो एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है, आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन शायद अच्छा न लगे, जहां बच्चे पढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री जी बैठे हैं उस जैसा हो। तकरीबन 500 एकड़ जमीन पर एशिया का लगभग सबसे खूबसूरत विश्वविद्यालय है, और ये मैंने इस तरह बनाया है मान्यवर, हाथ और दामन फैलाकर। मेरे बच्चों के 4 CBSE बोर्ड के स्कूल चलते हैं, 300-350 रुपए की फीस लेता हूं। जिनके माँ बाप नहीं हैं उन्हें मुफ्त पढ़ाता हूं, उन्हें ड्रेस मुफ्त देता हूं, उन्हें किताबें मुफ्त देता हूं। माँ बाप में से एक नहीं है तो 50% कंसेशन है। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाले का बच्चा और बच्ची पढ़ता है तो मात्र 20 रुपया दिए जाते हैं। लेकिन इसी आजादी में मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जो बर्ताव हुआ, उसने आजादी की सांसों को बहुत कम कर दिया। और मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में अगर सुई के नोक के बराबर भी कहीं बेईमानी, रिश्वत और कोई भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई ज्यादती की हुई सरकारी कलम के साथ हो, तो मैं अभी इसी सदन को छोड़ने के लिए ऐलान करता हूं। वरना
वरना इतना लंबा राजनीतिक सफर तय करने के बाद मैं देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़ा हुआ नहीं होता। मैं एक छोटा सा व्यक्ति, भैंसे भी पालता हूं। प्रधानमंत्री जी को जनसभा में मेरी भैंसों का ख्याल रहा, मेरा ख्याल नहीं रहा। मान्यवर, 4-4 साल के मासूम बच्चों को जिलाधिकारी और एडीएम स्कूल के अंदर कान पकड़कर उठा ले। यही है कानून का राज, यही है कानून का राज। ये 3 तलाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा हूं। एक दरवाजा जो सरकार के पैसे से बना हो, जिसे सरकारी संस्था ने बनाया हो। मुंशी प्रेमचंद की जबान थी उर्दू। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, मुसलमानों की जबान है अरबी। उनके कुरान की जबान है अरबी। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं, हिंदुस्तानियों की जबान है। इनकलाब जिंदाबाद की जबान है। इस जबान के साथ तात्सुब। उर्दू गेट बना हुआ है, तोड़ दिया जाएगा। सरकार से बना हुआ, सरकार के पैसे से और सरकार की संस्था से बनाया हुआ दरवाजा गिरा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। मान्यवर, कैसे कानून का राज चलेगा? मासूमों को कान से पकड़कर उठा दिया जाएगा। मान्यवर, कैसे आप शिक्षा देंगे? मान्यवर, जब तक ये ज़हनियत नहीं बदलेगी, मेरे जैसे लोगों का सर्वाइवल बड़ा नामुमकिन हो जाएगा। इस पर्व पर जो हुआ है मेरे यहां, 15 दिन तक बराबर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नंगा नाच किया है, मारा है लोगों को बहुत, एक वर्ग के लोगों को। रामपुर शहर के अंदर, स्वार के अंदर, टांडा के अंदर, दरियाल के अंदर आप बिठाएं कमीशन, हमारा भी रोल देखें, जिला अधिकारी का रोल भी देखें। शौकिया मारा है लोगों को, दरवाजे तोड़कर घुसे हैं लोगों के अंदर। 77,000 रेड कार्ड दिए हैं पुलिस ने दरवाजे के अंदर घुसकर। 77,000 परिवारों से ये कहा कि वोट डालने के लिए नहीं निकलोगे। जहां 77,000 परिवार वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे, लोकतंत्र कहां बाकी रह जाएगा? कैसे? अगर ये झूठ है मान्यवर, ये भी नोट किया जाए, कमीशन का हिस्सा माना जाए इसे। अगर 77,000 परिवारों को रेड कार्ड देकर वोट डालने से वंचित न किया गया हो, तो जो सजा ये सदन चाहे तय कर ले। मान्यवर, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि लोकतंत्र का बचना जरूरी है। और एक आवाज 3 तलाक के लिए आई थी मान्यवर। मान्यवर, कोई 1 तलाक मानता है माने, कोई 2 मानता है माने, कोई 3 मानता है माने, नहीं मानता है मत माने। मैं ये कहता हूं कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। इस पर कुरान जो हुक्म देता है, जो कुरान फैसला करता है, जो कुरान राय देता है, उस राय से हटकर कोई बात कबूल नहीं की जाएगी। हरगिज़ नहीं। आपस के रिश्तों को नहीं संभालेंगे, देश खुशहाल नहीं रह सकता। आइए अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को वापस बनाएं और अपने रिश्तों को वापस लाएं और एक अच्छे हिंदुस्तान की परिकल्पना करें।